जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो के टॉपिक की अगर बात करूं तो 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कोई जवाब आया है या नहीं, क्या कोई ऑर्डर आया है या नहीं। कल एक दिन में बहुत सारे सवाल मुझे इसी विषय को लेकर आए हैं, तो आज के इस वीडियो में इस विषय को मैंने शामिल किया है। साथ में जानकारी शेयर करूंगी आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से 8 सीपीसी की कमिटी जो है उनको कुल 14 सुझाव भेजे गए हैं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। तो विस्तार से उन 14 पॉइंट्स को समझेंगे। साथ में ही हम बात करेंगे हमारे जो सर्विस पेंशनर्स हैं इनके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो यही कुछ जानकारी है जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। हमारे सभी सर्विस पेंशनर्स के लिए जो एक खास ध्यान देने वाली बात है उससे। देखिए, जो हम फैमिली पेंशन के केस सॉल्व करते हैं और कहीं पर हमें कुछ एक फैमिली पेंशन को शुरू कराने में महीनों महीनों लग जाते हैं, तो वहां जो परेशानी देखी जा रही है अगर उसके बारे में बात करूं तो देखिए, चाहे डिस्चार्ज बुक में नाम या डेट ऑफ बर्थ का ना होना, चाहे पीपीओ में स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ का गलत होना, आधार कार्ड से मिसमैच होना, ये कुछ आम गलतियां हैं जो पाई जा रही है फैमिली पेंशन की पेंशन चालू करवाने में। ऐसे में देखिए, हमारे जो सर्विस पेंशनर्स हैं ये उनकी एक बेहद ही जरूरी जवाबदारी है। उनको क्या करना है, अपने रहते ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उनको सही करना है। और ये काम अगर एक सर्विस पेंशनर्स अपने रहते करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बजाय इसके कि उनका परिवार जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके यहाँ वहां धक्के खाए। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। और इस विषय पर अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई सलाह चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मुझे कल बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं, कॉल भी आए हैं, जहां एक वीडियो शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मैम क्या केंद्र सरकार जो पहले ही मना कर चुकी है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या जीत मिल गई है? क्या ये जानकारी सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अब हमें 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिल जाएगा? तो देखिए, ये जानकारी बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी ऑर्डर, कोई भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। इस पर हमें और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे केस हैं जिनके बारे में आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी शेयर कर दूंगी। पर अभी की अगर बात करूं तो केंद्र सरकार 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर मना कर चुकी है। वो कह चुकी है कि ये पैसा कोरोना काल में खर्च हो चुका है, तो ये पैसा अब नहीं मिलेगा। और बात करूं यूनियनों की, तो देखो, यूनियन तो वो लगातार केंद्र सरकार के सामने ये मांग रख रही है कि कर्मचारी और पेंशनर्स का ये हक है वो उनको दीजिए। तो ये अभी इसकी करंट सिचुएशन है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी ऑर्डर या कोई भी फैसला इसको लेकर नहीं आया है। आप जो इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी देते हैं उस पर आप विश्वास कर सकते हैं और कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे चैनल्स हैं वो 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर क्या बोल रहे हैं इसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन 14 एडवाइसेस की जो आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से 8 सीपीसी की कमेटी को भेजे गए हैं। अब देखिए, कौन से मुद्दे हैं। एमएसपी का मुद्दा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में की दरों में जो बढ़ोतरी करनी है उसका मुद्दा है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का मुद्दा है, लीव इनकेसमेंट का मुद्दा है, एमएससीपी का मुद्दा है, डायरेक्ट एंट्री जेसीओस का मुद्दा है, स्किल बेल्ट्स का मुद्दा है, ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन का मुद्दा है, अलाउंसेस लाइक सीएपीएफएस का मुद्दा है, सरल अलाउंसेस का मुद्दा है और दूसरे भी मुद्दे यहाँ पर शामिल है जो सभी के वेलफेयर को लेकर है। अब विस्तार से इन मुद्दों के बारे में भी बात करेंगे जो बेहद ही जरूरी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उन मुद्दों में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बेहद ही जरूरी है। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्स में कुल 14 इंपॉर्टेंट सुझाव है जो आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से 8 सीपीसी को भेजे जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करूं तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, जिनको 30% पेंशन मिलती है उनको इंक्रीज करके 40% कर दिया जाए, जो बेहद ही जरूरी है। साथ में देखिए, रिटायरमेंट के समय मिलने वाली लीव इनकेसमेंट को 300 से इंक्रीज करके 450 डेज किया जाए।
सर्विस के पीरियड पर के समय जो एलटीसी के साथ मिलने वाली लीव इनकेसमेंट को 60 डेज से बढ़ाकर इंक्रीज करके उसको 120 दिन कर दिया जाए। ये भी मांग यहाँ पर रखी गई है। और इसके साथ साथ और बेहद ही जरूरी मांग कि सोल्जर्स को जो है 3 एमएससीपी जो 8, 16 और 24 साल के बाद मिलती है, वो उन्हें 6, 12 और 18 साल के बाद दिया जाए। और साथ ही में सबसे आखिर में एमएसपी को इंक्रीज करके यानी उनकी दरों में जो बदलाव किए जाए 8वें वेतन आयोग में। इसके बारे में बात करें उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ एमएससीपी को लेकर समझाना चाहती हूँ। देखिए, अभी जो एमएससीपी मिलती है यानी 8, 16 और 24 साल, 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में नायब सूबेदार। अगर इस मांग को मान लिया जाता है, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जो ये मांग की गई है, सुझाव भेजा गया है 8 CPC की कमेटी को, एमएससीपी को लेकर अगर ये मांग मान ली जाती है, इस सिफारिश दी जाती है, तो देखिए कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। जहां पहले एक सोल्जर 8 साल में नायक बन रहा था, वो 6 साल में नायक बनेगा। 16 साल में जहां हवलदार बन रहे थे, वहां 12 साल में बनेंगे। और नायब सूबेदार जहां 24 साल के बाद बन रहे थे, वो 18 साल के बाद बनेंगे। यानी अच्छा खासा फायदा जो होगा। पर बात यहाँ पर यही है कि ये 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है, वो अपनी सिफारिशें क्या पेश करने वाली है। अब ये सारी चीजें तो आने वाले दिनों में पता चलेगी। अब बात करते हैं एमएसपी से जुड़ी हुई। देखिए, यहाँ पर कितनी एमएसपी को लेकर मांग की गई है। सबसे पहले अगर आप मैं बात करूं रैंक, देखिए ऑफिसर्स रैंक 7 CPC के तहत अभी जिनको 15,500 रुपए मिल रहे हैं, उनकी बढ़ाकर मांग की गई है 30,000 रुपए। यानी एमएसपी 8वें वेतन आयोग में ऑफिसर्स की 30,000 रुपए करिए। एमएनएस की जिनको अभी 7वें वेतन आयोग के तहत 10,800 रुपए मिल रही है, उनकी 8वें वेतन आयोग में 21,000 करिए। एक बदलाव है यहाँ पर, 7वें वेतन आयोग में जहां जेसीओस और ओआरस रैंक को समान एमएसपी मिल रही थी, यहाँ पर उन पर जो विभाजन है वो किया दिख रहा है। जेसीओस रैंक को अभी जो 5,200 रुपए मिल रहे हैं 7th CPC के तहत, उनके लिए 18,000 की मांग की गई है। और एनसीओस जिनको अभी 5,200 मिल रहे हैं, यानी जेसीओस के बराबर मिल रहे हैं, उनके लिए 12,000 रुपए की मांग की गई है। अब देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है अब इन मांगों पर कितनी जो ऐसी मांगे हैं, सुझाव है, इस पर सहमत होती है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ कहा गया था कि देखिए, राज्यों से या अलग अलग मंत्रालयों से, विभागों से आप परामर्श कर सकते हैं, चाहे तो एक्सपर्ट्स की राय भी ली जा सकती है। तो आज देखिए, हमारे डिफेंस के जो पेंशनर्स के मुद्दे हैं, अगर उसको सही तरीके से उसका समाधान चाहिए, तो इसके लिए कोई रक्षा विशेषज्ञ है, वही ये सुझाव सारे जो है दे सकता है। तो ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि ये जो कुल 14th मांगे ऐसी हैं, कुछ सुझाव है जो 8वें वेतन आयोग को भेजे गए हैं, इस पर ये कमेटी जो है 8वें वेतन आयोग की, ये विस्तार से ध्यान देगी। और जो सारे फैसले वो होंगे, वो हमारे जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं या जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनके हित को देखकर लिए जाएंगे। अब ये सारी चीजें आने वाले दिनों में पता चलेगी। पर आज तक के लिए यही अपडेट थी जिसको लेकर आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।